आप देख रहे हैं समझिए.com। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मोबाइल पर जो कुछ आप सर्च कर रहे हैं, आप पॉर्न फिल्म देख रहे हैं या कोई अश्लील कंटेंट देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपके और आपके मोबाइल के बीच रहता है? अगर आपका जवाब हां है तो शायद अब अपनी सोच को बदलने का वक्त आ गया है। एक उदाहरण आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के एटा में साइबर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी तक पहुंचने का दावा किया जिसका सुराग किसी मुखबिर ने नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया ने दिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर मिले डिजिटल अलर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ी, पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। यानी कि सवाल सिर्फ एक आरोप का नहीं है, उन करोड़ों लोगों का है जो इंटरनेट पर यह मानकर चलते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन के पीछे वो गुमनाम है। यानी कि आप अगर पॉर्न फिल्म देख रहे हैं, अश्लील कंटेंट देख रहे हैं, तो गूगल भी आपको देख रहा है। और जब भी जरूरत पड़ेगी या जब भी एजेंसियां पूछेंगी कि कितने लोगों ने अश्लील कंटेंट देखा, तो वो आपकी जानकारी उन एजेंसियों को दे देगी। समझिए.com में आज मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए। आज एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। मोबाइल की स्क्रीन पर एक क्लिक और आपको लगा कि यह राज सिर्फ आपके और आपके फोन के बीच में रहेगा, जो भी कुछ आप देख रहे हैं। अगर ऐसा हम कहें कि आपके उस क्लिक ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिस्टम को अलर्ट कर दिया है और उसी अलर्ट से पुलिस आपके घर पर पहुंच जाएगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको सबसे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ क्या, जिसने गूगल की जासूसी की पोल खोली। एटा में एक युवक ने इंटरनेट खोला और उस इंटरनेट पर वो पॉर्न फिल्म देख रहा था। इंटरनेट पर बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो और तस्वीरें वो सर्च कर रहा था। मामला सिर्फ देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों को अलर्ट अंतर्राष्ट्रीय साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम तक पहुंच गया। हिंदुस्तान में, भारत में नहीं पहुंचा, वो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिस्टम तक पहुंच गया। और वहां से सूचना किसको हुई? विदेश में बैठे उस एजेंसी ने किसको सूचना दी? उस एजेंसी ने भारतीय एजेंसियों को सूचना दी कि ये जो एटा में बैठा व्यक्ति है, ये अपने मोबाइल पर पॉर्न फिल्म देख रहा है और उस पॉर्न फिल्म में भी बच्चों से जुड़े हुए अश्लील कंटेंट देख रहा है। फिर क्या हुआ? तत्काल दिल्ली में बैठी एजेंसी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन लगाया और फिर यूपी की पुलिस उसके घर पर पहुंच गई। साइबर सेल ने डिजिटल ट्रेल खंगाला, आईपी एड्रेस खंगाला, ऑनलाइन गतिविधि और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंच गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। यानी कि सवाल सिर्फ एटा का नहीं है, सवाल यह कि क्या इंटरनेट पर आपकी हर गतिविधि दर्ज हो रही है, और अगर हां तो उसे देख कौन रहा है और क्यों देख रहा है? आज आपको एक एक कर तमाम तस्वीरों को बताऊंगा, क्योंकि यह बड़ी खतरनाक चीज है। सबसे बड़ी बात कि आप अपने इंटरनेट पर जो भी देख रहे हैं, जो भी खंगाल रहे हैं, वो दूसरे देशों में बैठी एजेंसियां देख रही हैं, समझ रही हैं, आपको पहचान रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या गूगल आपकी जासूसी कर रहा है? जवाब है नहीं। लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं और ज्यादा दिलचस्प है। गूगल हर उस कंटेंट पर नजर रख रहा है जो उसके प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहा है या फिर शेयर हो रहा है, खासकर अश्लील कंटेंट, खासकर पॉर्न फिल्में,
खासकर बच्चों से जुड़े हुए यौन शोषण से जुड़े हुए कंटेंट, अगर कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो उसके सिस्टम में पहचान ली जाती है तो उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी कि हैश वैल्यू मैच हो जाती है। इसके बाद ऑटोमेटिक अलर्ट बनता है। ये अलर्ट अमेरिका की संस्था NCMEC तक पहुंच जाता है और फिर संबंधित देश के कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तत्काल भेजा जाता है। यानी कि गूगल किसी की चैट पढ़कर नहीं, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध अश्लील कंटेंट की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया अपने आप शुरू कर रहा है। किसी की जरूरत नहीं, किसी की शिकायत की जरूरत नहीं, किसी की कंप्लेंट की जरूरत नहीं, किसी की FIR की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपराधी घोषित हो गए। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका से एटा तक यह अलर्ट कैसे पहुंचा, आप हिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जरा इस डिजिटल सफर को पहचान लीजिए। मान लीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़ा हुआ आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड हुआ है। सिस्टम ने उसे पहचान लिया। कुछ सेकंड में उसकी रिपोर्ट अमेरिका की संस्था NCMEC के पास पहुंच गई और वहां से यह रिपोर्ट भारत की जो कानूनी एजेंसियां हैं तत्काल उसको भेज दी गई है। भारतीय एजेंसियों ने IP एड्रेस, डिवाइस, इंटरनेट लॉग का विश्लेषण किया और इसके बाद संबंधित जो भी स्टेट में बैठा व्यक्ति है उस राज्य की साइबर पुलिस को तत्काल सूचना दी, इनपुट उपलब्ध कराया और फिर शुरू हुआ आरोपी तक पहुंचने की पूरी कार्रवाई। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में सीमाएं अब खत्म हो चुकी हैं। आप कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं ये भी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। पलक झपकते आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। अपराध तो भारत में हो रहा है, लेकिन अलर्ट कौन है? अमेरिका की एजेंसी। यह सब बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, आप किसी गलत फहमी में इस अपराध को मत करिए। आप किसी गलत पे, आपको किसी ने कंटेंट भेज दिया, आपने उसे क्लिक कर दिया, वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा अमेरिका में। और अमेरिका तत्काल भारत की जो एजेंसी हैं उनको इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि अमुक व्यक्ति अमुक जिले में बैठा हुआ है, वो इस तरह का अश्लील कंटेंट देख रहा है, आप जाइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि एटा का मामला पहली बार सामने आया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और दिल्ली समेत कई राज्यों में इसी तरह के मामले सामने आए हैं। साइबर पुलिस ने इसकी कार्रवाई की है। कई मामलों में गूगल, मेटा और उसकी टेक कंपनियों से इस तरह के डिजिटल इनपुट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। विदेशों में तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हजारों गिरफ्तारियां इसी तरह की डिजिटल रिपोर्टिंग और AI आधारित पहचान के बाद हो चुकी है। यानी इंटरनेट पर अपराध करने वाला अब सिर्फ अपने शहर से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैठकर निगरानी व्यवस्था से मुकाबला कर रहा है। बड़ा सतर्क रहिए, मजाक में भी किसी को कुछ मत भेज दीजिए। मजाक में भी अपने मोबाइल से आप कुछ ऐसा सर्च मत करिए जो अपराध से मिलता जुलता हो। तत्काल अमेरिका में बैठी एजेंसी अलर्ट हो जाएगी। अब सबसे अहम सवाल क्या है? क्या आपकी हर गूगल सर्च रिकॉर्ड होती है? इसका जवाब आप मुझसे समझिए। आपकी ऑनलाइन गतिविधियां कई स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड छोड़ देती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। इस देश में करोड़ों की संख्या ऐसी है जिन लोगों को पता ही नहीं है, वो धड़ाधड़ उंगली चलाए जा रहे हैं, वो धड़ाधड़ बटन दबाए जा रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च करते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। अब क्या हुआ? आपका IP एड्रेस है, आपका डिवाइस ब्राउजर, जो लॉगिन लोकेशन है, क्लाउड सर्विस और नेटवर्क लॉग, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर सर्च पर पुलिस आपके घर आ जाएगी, लेकिन अगर मामला किसी गंभीर अपराध, क्राइम से जुड़ा हुआ है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है,
साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है या अदालत के किसी आदेश से जुड़ा हुआ है, तो यही डिजिटल फुटप्रिंट जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सबूत भी बन जाएगा और वो अदालत में मान भी लिया जाएगा। इसलिए इंटरनेट की दुनिया में एक बात भाई साहब आप बहुत गंभीरता से याद रखिए कि डिलीट करने से कुछ नहीं होता है। आपने सोचा कि मैंने देख लिया, आपने सोचा कि मैंने भेज दिया, आपने सोचा कि मैंने सर्च कर लिया और उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने से कुछ नहीं होता है। आप तो डिलीट कर दोगे भाई साहब, लेकिन जो कुछ आपने देखा, सर्च किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड में है, वो वहां रजिस्टर्ड हो गया है, वो वहां पर जमा हो गया है। अब वो नहीं चाहेंगे तब तक डिलीट नहीं हो सकता। अब गूगल आप तक कैसे पहुंचता है इसको समझ लीजिए। कैसे गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल अपने प्लेटफॉर्म पर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले देश विदेश की कुछ और घटनाओं को देखिए जिनका खुलासा इंटरनेट इस्तेमाल करने के चलते हुआ है। अमेरिका में एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा। कहानी समझिए, यह हकीकत है। तो पति की हत्या का आरोप लग गया। जांच शुरू हुई तो पुलिस को घटनास्थल से सुराग या तो बहुत कम मिले या मिले ही नहीं। लेकिन जब कोर्ट की अनुमति के बाद उसका डिजिटल रिकॉर्ड खंगाला गया तो जांचकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि आरोपी के अकाउंट से घटना से पहले जहर, मौत और सबूत मिटाने जैसे विषयों पर इंटरनेट से आईडीए सर्च किए गए थे। अभियोजन ने इन डिजिटल रिकॉर्ड को दूसरे सबूतों के साथ जोड़ा, अदालत में पेश किया और यह मामला चर्चा में इसलिए आया क्योंकि पहली बार लोगों ने महसूस किया कि इंटरनेट पर किया गया हर सर्च भविष्य में जांच का हिस्सा बन सकता है। हालांकि अदालत में किसी भी आरोपी का दोष सिर्फ सर्च हिस्ट्री से नहीं बल्कि तमाम ऐसे साक्ष्यों से मिलाया जाता है, कड़ी को जोड़ा जाता है, तभी सिद्ध होता है। लेकिन आप तो फंस गए ना, पकड़े गए ना, आप सफाई देते रहिए। आप क्या कहेंगे कि मैं गाजर का हलवा बना रहा था इसलिए जहर कैसे किसी को मारने के लिए था वो सर्च कर रहा था। अमेरिका की एक और सनसनीखेज घटना बताता हूं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक और सनसनीखेज घटना 2022 में अमेरिका के आइडाहो शहर में 4 छात्रों की हत्या हुई। पूरा अमेरिका हिल गया। शुरुआती जांच में पुलिस के पास कोई भी प्रत्यक्ष गवाह यानी कोई भी विटनेस नहीं था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने क्या किया कि सीसीटीवी, मोबाइल, टावर डेटा, वाहन की आवाजाही, डिजिटल रिकॉर्ड सबका विश्लेषण किया। जो वहां का अभियोजन था उस अभियोजन के अनुसार संदिग्ध के मोबाइल की लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्य ने जांच को दिशा दे दी। बाद में डीएनए और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों को जोड़ा गया तो मामले ने दिखाया कि आज अपराध की जांच सिर्फ घटनास्थल तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया की उसकी जो कड़ी है वो अहम बन चुकी है और उसके बाद फिर आरोपी पकड़े गए। अब निगरानी, इंटरनेट, गूगल, मोबाइल नेटवर्क, इन सभी से डिजिटल रिकॉर्ड मिलते हैं जिनसे आपकी गतिविधि, आपकी मौजूदगी कहीं थी, कहीं नहीं थी, सब पता चल जाता है। यहां तक कि आप क्या सोचते हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो सब पता चल जाता है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट पर सिर्फ पुलिस ही निगरानी करती है तो यह सच नहीं। असल में दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े, पॉर्न से जुड़े कंटेंट की पहचान के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये कंपनियां हर यूजर की निजी जिंदगी में झांकने का दावा नहीं करती हैं लेकिन झांकती हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने वाले हर वो कंटेंट जो सही नहीं है, कानून के लिए ठीक नहीं है, अश्लील है, पॉर्न है, किसी को लेकर अभद्र है, किसी से किसी की इमेज को खराब करने वाला है, हर उस अवैध कंटेंट को पहचानने के लिए एआई, हैश मैचिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करती है। ऐसे में जो संदिग्ध कंटेंट है
उसकी पुष्टि हो जाती है, मामला संबंधित एजेंसियों तक पहुंच जाता है। यानी कि इंटरनेट की दुनिया में अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मशीनें, टेक्नोलॉजी पहरा दे रही है। आप कहां से बच पाएंगे? गलत काम करेंगे तो कहां से बच पाएंगे? एटा की जो कहानी, उत्तर प्रदेश के एटा की जो कहानी है, जिसमें मोबाइल पर एक व्यक्ति पॉर्न देख रहा था, बच्चों से जुड़े हुए अश्लील कंटेंट को सर्च कर रहा था, उसमें इस खबर में एक नाम बार बार आ रहा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो ऐसे ही गिरफ्तार नहीं होगा। एक एजेंसी इसमें निकल कर आई। वो क्या है? वो है NCMEC। ये है क्या? ये कौन सी एजेंसी है? मैं आपको बताता हूं, जो आपकी निगरानी कर रही है, आपकी मॉनिटरिंग कर रही है। अमेरिका के ये नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी कि NCMEC एक संस्था है। वो क्या करती है? दुनिया भर में जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, ऐसे मामलों की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अपने पास प्राप्त करती है, उसकी जानकारी उसको इकट्ठा करती है, उसका वो अध्ययन करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है। ये बड़ी टेक कंपनियां जब अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट पहचानती हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसकी जानकारी, उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट NCMEC जो अमेरिका की ये जो कंपनी है उस तक पहुंचाए। उसकी जिम्मेदारी है। वहां से तत्काल ये संस्था जो भी संबंधित देश है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी देश है, उस देश की कानून जो भी एजेंसी है, वहां के कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को ये तत्काल अलर्ट करती है, तत्काल उसको सूचना भेजती है और ये इंश्योर करती है कि आप जाके कार्रवाई करें। भारत में भी ऐसे कई मामले आए हैं, ये एक मामला नहीं है। एटा का मामला चूंकि अभी तत्काल का मामला है, इसलिए मैंने आपको यह मामला बताया, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो सूचनाओं के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अपराध भले ही एक कमरे में बैठकर आप कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपके कमरे में आपने चिटकनी लगा दी है, उस कमरे की लाइट को बंद कर दिया है, अब यहां पर कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन आप गलत फहमी में हैं भाई साहब। किसी गलत फहमी को हो तो दूर कर लें, क्योंकि आपका कमरा तो छोड़ो, कमरे के बाहर तो छोड़ो, आपकी कॉलोनी तो छोड़ो, अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी आपको देख रहा है, आपको मॉनिटर कर रहा है और वो समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आपने गलत बटन दबाया तो बस कुछ घंटों की बात है, आप अपने घर से उठा लिए जाओगे, गिरफ्तार कर लिए जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने कर क्या दिया। इसलिए मैं समझा रहा हूं। मोबाइल उठाइए, प्रक्रिया है, मोबाइल उठाइए, ब्राउज़र को खोलिए और इनकॉग्निटो मोड ऑन कर दीजिए। करोड़ों लोगों को लगता है कि अब वे इंटरनेट से एकदम अदृश्य हो गए हैं, अब ना उनकी हिस्ट्री बनने वाली है, ना उन्हें कोई देख पा रहा है, ना उन्हें कोई पकड़ पाएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सच है? नहीं, सच इससे बिल्कुल अलग है। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपके फोन में हिस्ट्री सेव होने से रोक सकता है, पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट और कई मामलों में जांच एजेंसियां अब भी तकनीकी रिकॉर्ड के जरिए आपकी गतिविधियों को समझती हैं, जानती हैं, परखती हैं, अपने पास संभाल कर रखती हैं। और यही वजह है कि जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो बार बार कहते हैं कि इनकॉग्निटो का मतलब इनविजिबल नहीं होता है। एटा में सामने आया यही सवाल और इसी सवाल को हवा देता है कि आखिर डिजिटल दुनिया में कोई कितना छुपा हुआ है, कोई अपने आप को कितना छुपा सकता है। क्या ये सिर्फ एक प्राइवेट टैब खोल लेने से आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, या फिर इंटरनेट की दुनिया में हर क्लिक का कोई ना कोई निशान हमेशा मौजूद रहता है? जनाब, मौजूद रहता है। कानून क्या कहता है? अब आप कहोगे कि साहब ये तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है। जी नहीं, इंटरनेट पर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट, पॉर्न फिल्म, पॉर्न से जुड़ी हुई क्लिप,
रखना, डाउनलोड करना, फैलाना, ये सब सिर्फ एक नैतिक नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। और ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुसार पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की अलग अलग धाराएं लागू हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कंटेंट का निर्माण करता है, संग्रह करता है, प्रसारण करता है, वितरण करता है, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में भी कानून उतना ही सख्त है जितना वास्तविकता में है। यहां आपके अधिकार बधिकार लागू नहीं होते हैं। आप फिजिकल कोई अपराध करने जा रहे हैं या ऑनलाइन कोई अपराध कर रहे हैं, वो बराबर है। फर्क यह है कि आपको देख कौन रहा है, पहचान कौन रहा है। अगर पहचान लिए गए तो निपट जाओगे भाई साहब। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीपीएन ऑन कर लिया जाए, ये एक मेथड है अपने आप को छुपाने के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीपीएन ऑन कर लेते हैं तो अब तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मेरी लोकेशन कोई देख ही नहीं पाएगा। यानी कि नोएडा में बैठ के किसी ने वीपीएन ऑन कर लिया, वो वीपीएन पे है और वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन लंदन में दिखाई देगी। आप पता नहीं कर सकते कि लंदन में बैठा है, ये हैदराबाद में बैठा है, ये यूएस में बैठा है या वाकई नोएडा में बैठा है। लेकिन वो व्यक्ति नोएडा में बैठा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो यूएस में बैठा हुआ है। लोकेशन आपको अब वो लोकेशन को हाइड कर लेगा, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत आसान नहीं। वीपीएन आपकी इंटरनेट ट्रैफिक को अलग रास्ते से भेज सकता है और आपकी कुछ जानकारियों को भी छुपा सकता है। आपकी पहचान, आपका नाम, आपकी लोकेशन वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध आपने कर दिया उससे जुड़ा हुआ, तो जांच एजेंसियां सिर्फ आईपी एड्रेस पर निर्भर नहीं करती हैं। डिवाइस, फॉरेंसिक अकाउंट, पेमेंट रिकॉर्ड, क्लाउड डेटा, ईमेल, ब्राउजर हिस्ट्री और कई दूसरे डिजिटल सबूत भी जांच का हिस्सा होते हैं। इसलिए वीपीएन कोई जादुई ढाल नहीं है, ये एक गंभीर अपराध है। छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, कहानी बड़ी है लेकिन छोटी सी आपको कहानी बता देता हूं। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया और बाकायदा उस लड़की ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूं पापा और मैं सुसाइड करने जा रही हूं। लेकिन उसके पिता को यकीन नहीं हुआ कि मेरी बेटी सुसाइड कर सकती है। उसने एक साइबर एक्सपर्ट को, अच्छे साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा और उसने कहा कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। उसने जांच शुरू की तो उसने देखा कि एक व्यक्ति वीपीएन से उस लड़की से जनरल बात कर रहा था। लेकिन वो व्यक्ति कहां पर था? वो व्यक्ति लंदन में, उसकी लोकेशन लंदन दिखाई दे रही, बातचीत कर रहा था। लेकिन अचानक साइबर एक्सपर्ट ने देखा कि वीपीएन में से जो व्यक्ति बात कर रहा था वो लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन उसने एक पिज्जा का ऑर्डर उसी वीपीएन से किया और वो पिज्जा कहां डिलीवर हुआ, कहां पहुंचा? भारत के ही एक बड़े शहर में। उस व्यक्ति को शक हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस केस में पुलिस ने जांच की और जांच कर उसकी फाइल, उस लड़की की फाइल को क्लोज कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, इस लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन पिता ने नहीं माना। लेकिन जब उस साइबर एक्सपर्ट ने देखा कि यह वीपीएन से लंदन में अपनी लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन पिज्जा का ऑर्डर एक शहर में, देश के एक बड़े शहर में कर रहा है, हैदराबाद में कर रहा है और बेंगलुरु में कर रहा है, उसके बाद उसे शक हुआ और शक होने के बाद उसने वो जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ी तो पता चला कि वो एक नाबालिग लड़की थी और जो व्यक्ति उससे बात कर रहा था वो 54 साल का एक व्यक्ति था जो दक्षिण भारत के एक शहर में रहता था। और उस लड़की को पता था कि ये उसके हमउम्र लड़का है। वो उस शहर में आया, वो होटल में रुका और उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया। और जब उसने मिलने के लिए होटल में बुलाया तो लड़की आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो 54 साल का व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता दूंगा। उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ गलत घटना की और वो लड़की इतनी परेशान हो गई, उसके वीडियो बना लिए, वो लड़की परेशान हो गई। चूंकि ये ऐसी बात थी कि अपने पिता को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया और पत्र लिखा कि मैं पढ़ाई से परेशान आकर आत्महत्या कर रही हूं। लेकिन उससे पिता को यकीन था कि मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि वो कर सकती थी। और इसी वीपीएन की जांच के बाद, साइबर एक्सपर्ट के बाद, यह व्यक्ति पकड़ा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी गलतफहमी है
कि आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर जो कुछ सर्च कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो आप बच जाओगे। अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो गई है। तो कहानी सिर्फ एटा की नहीं है, कहानी उस दुनिया की है जहां पर अपराध का तरीका बदल गया है और जांच का तरीका भी। पहले सबूत उंगलियों के निशान होते थे, आज सबूत डिजिटल फुटप्रिंट है। पहले अपराधी शहर बदलकर बच निकलते थे, अब इंटरनेट की दुनिया में एक क्लिक भी कई बार हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिस्टम तक पहुंच जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। ये समझाना ज़रूरी है कि ऑनलाइन गतिविधियों में आप कोई भी ऐसा अपराध ना करें जो बच्चों से जुड़ा हुआ यौन शोषण का हो, पॉर्न और अश्लील कंटेंट से हो, किसी की छवि खराब करने के लिए हो, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।